नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि अपना नया टॉपिक, इसके नेक्स्ट 2-3 वीडियो आ चुके हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो है उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। इसमें आज हम टॉपिक में देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, इसके बारे में। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आएँ उसका अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। UPSSC PET के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। भारत में बैंकिंग इतिहास। आधुनिक काल में भारतीय में बैंकिंग का प्रारंभ कितने में हुआ? तो 1770 ईस्वी में हुआ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था, जो कि यूरोपीय प्रबंध के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। 1786 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की हुई थी। भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक कितने? तो 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित हुआ। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा वर्ष 1921 में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो 1 जनवरी 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। SBI, जिसके रूप में SBI जानते हैं हम इसको। नेक्स्ट देखते हैं। 1863 ईस्वी में बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ये भारत के सबसे पहले जॉइंट स्टॉक बैंक थे। कौन से? जॉइंट स्टॉक बैंक। 1881 में प्रथम भारतीय जॉइंट स्टॉक बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। यह समिति दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक था। इसी क्रम में 1894 ईस्वी में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय बैंक वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1911 ईस्वी में हुई थी। ये हो गया बैंकों का कुछ इतिहास। अब इसमें देख लेते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ, और कौन सी बैंक का हुआ। भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बड़ी घटना इसको बोलते हैं 19 जुलाई 1969 को घटी, जब 14 बैंकों जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमा राशि कितना? 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी उनको। इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों जिनका 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जमा राशि थी, उनको भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कितने में? 1980 को। हाल ही में विजया बैंक तथा देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के पश्चात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये बैंकों की संख्या होगी 17। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का सम्मेलन किया, जिसमें 4 बैंकों के रूप में किया गया। बृहद योजना की घोषणा की गई। इसके क्रियान्वयन के होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल घटकर 11 रह गई। इनमें मर्ज कर दिया गया। कौन सी? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। ये आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक का विलय
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में तथा इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। अभी आता है भारत का सबसे बड़ा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसको बोलते हैं। रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व नीति का निर्धारण इसी बैंक के द्वारा किया जाता है, भारत में एक बैंक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा पर 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति द्वारा की गई थी। इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई आरबीआई की। इसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। यह आज़ादी के बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सीडी देशमुख, ये हमको याद रखना है। आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं? नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, साख यानी कि ऋण का नियंत्रण रखना। केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण 2 विधियों से करता है, मात्रात्मक यानी कि प्रमाणात्मक नियंत्रण, गुणात्मक यानी कि चयनात्मक नियंत्रण। मात्रात्मक साख नियंत्रण के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में साख सृजन को प्रभावित करता है। गुणात्मक साख नियंत्रण हेतु क्या होता है? तो किसी क्षेत्र विशेष में साख नियंत्रण का करता है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। तरलता नियंत्रण के उपकरण, तरलता जो नियंत्रण का थ्योरी है उसका में नगद आरक्षित अनुपात यानी कि क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, CRR क्या होता है? अपनी सभी जमाओं, मांग जमा, सावधि जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है उसको क्या कहते हैं? CRR। वर्तमान फरवरी 2020 में इसकी दर कितना थी? तो 4% इसकी दर थी। CRR में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, जबकि इसके विपरीत इसमें कमी तरलता को बढ़ावा देती है। सामूहिक तरलता अनुपात यानी कि क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आएगा तो सामूहिक तरलता अनुपात, इसमें क्या आता है? SLR। बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो अपनी सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? SLR। वर्तमान फरवरी 2020 में यह कितना प्रतिशत था? तो 18.25% था। बी का साख नियंत्रण के रूप में करना है। ये नेक्स्ट पॉइंट, साख नियंत्रण के उपकरण। रेपो दर, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। रेपो की दर, रेपो कम दर
रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आरबीआई से सस्ती दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। इसमें रिवर्स रेपो दर क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से जमाओं पर ब्याज देता है, रिवर्स रेपो दर इसको कहते हैं। बैंक दर क्या होता है? तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, बैंक दर कहलाता है। इसका भी आंक सृजन से प्रभावित होता है। सीमांत स्थायी सुविधा दर। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालिक तरलता आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने एसएलआर के बदले में आरबीआई को जिस दर पर ऋण लेते हैं उसे एमएसएफ दर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बैंक में एमएसएफ दर पर अपनी कुल जमाओं में 2% से अधिक ऋण नहीं ले सकते हैं। इसको कुछ फिगर से बताया गया है आरबीआई का द्वारा। साख नियंत्रण, वर्णात्मक, मात्रात्मक साख नियंत्रण उपकरण। एक है चयनात्मक गुणात्मक साख नियंत्रण उपकरण। ग्राफ के हिसाब से बताया है। बैंक दर, एमएसएफ दर, खुला बाजार की प्रक्रिया, शेयर बाजार की खरीद बिक्री, रेपो रिवर्स दर, इसमें आता है न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव एवं सलाह, साख मानदंड एवं निर्धारण। और इसमें आता है क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 से शुरू हुई। इन बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार की एवं 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंक, स्पॉन्सर जिसको बोलते हैं स्पॉन्सर बैंक, 15% पूंजी संबंधित राज्य सरकारों की लगी होती है। यह ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है। सहकारी बैंक। सहकारी बैंक 3 स्तरीय होते हैं: राज्य सहकारी बैंक, जिले स्तरीय, केंद्रीय सहकारी स्तर, स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख संगठन। ये इस टाइप की। राज्य सरकारी बैंक उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि ये शेष दोनों स्तरों से बैंकों का विनियमन करते हैं तथा इनका पुनर्वितरण पोषण करते हैं। नोट कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों को दिया जाता है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह विधिक उद्योगों को वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आईएफसीआई की स्थापना कब की गई? तो 1948 को की गई। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना कब हुई? तो 1955 को हुई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1964 को। सेंसेक्स, बीएसई तथा निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भारत में कृषि क्षेत्र के वित्त प्रदान करने के लिए सर्वोच्च संस्था है, जिसको नाबार्ड बोलते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ चला गया? किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत कब की? तो अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की गई। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की इकाई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई? तो 2 अप्रैल 1990 को इस बैंक की स्थापना की गई। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। 75 में। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में लाई गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 1992 में हुई। निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज
का स्टॉक मूल्य सूचकांक है, ये कहाँ टोक्यो का है। बीएसई भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1875 ईस्वी में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप से सेंसेक्स कहा जाता है। बम्बई शेयर बाजार बीएसई दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? दलाल स्ट्रीट मुंबई। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक है। एडब्ल्यू फिलिप्स ने स्फूर्ति की दर एवं बेरोजगारी की दर के बीच में एक विलोम संबंध बताया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 11 बैंक हैं। एसबीआई को छोड़ के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना व्यापारिक बैंक है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं? रजनीश कुमार। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक है जिसे चीन में अपनी शाखा खोली। भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन था? तो एक्सिस बैंक है। ने शंघाई में चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली एक्सिस बैंक ने। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि शेयर बाजार में संबंधित है, यह अवैध कार्य माना जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग। आरबीआई ने दिसंबर 1969 में लीड बैंकिंग योजना की प्रारंभ की। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। स्मार्ट मनी शब्द क्रेडिट कार्ड के लिए। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं? तो प्लास्टिक मनी नगद या मुद्रा का एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण क्या है? तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, एटीएम है। प्लास्टिक मनी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने किया था। मुद्रा निर्गमन आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रधान उधारी दर क्या है? तो वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहक बैंक का क्या है? तो 1955 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 है। नाबार्ड का 82 है, 1982। सिडबी का 1990 है। AM3 = M1+ व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं हैं। ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोषा उधार देता है रेपो दर कहलाती है, जबकि प्रक्रिया की विलोम रिवर्स रेपो दर कहलाती है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए आरबीआई परिमाणात्मक एवं गुणात्मक उपायों का प्रयोग करता है। भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1980 में किया गया इसको। मुद्रास्फीति ऋणी वर्ग को लाभ तथा बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाता है। भारत में सिक्के को ढालने का एकमात्र अधिकार किसके पास? तो भारत सरकार के पास है। काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा है जिस पर आयकर नहीं लग दिया जाता है। काली मुद्रा, इसको काला धन बोलते हैं। देश क्या इनकी मुद्राएं? बांग्लादेश में टका चलता है, नेपाल में रुपया, इराक में इराकी दीनार, इटली में लीरा, थाईलैंड में थाई बहन, वियतनाम में वियतनामी डोंग, ईरान में रियाल चलता है, चीन में युआन चलता है, जापान में येन चलता है, भारत में रुपया चलता है, टर्की में टर्किश लीरा चलता है, मलेशिया में रिंगिट चलता है, दक्षिण कोरिया में दक्षिणी कोरियन वॉन चलता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कभी हुई? ये लास्ट इसका पॉइंट है तो 1935 में हुई। थैंक यू। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ।